बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नौकर मुझसे मेरी ही बेटी का रिश्ता मांगने आया और बोला, साहब मैं बड़ा आदमी बच जाऊंगा तो आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत तैश आई कि 2 कौड़ी के नौकर की ये मजाल। मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगवाकर जेल करवा दी और बेटी की शादी बहुत अमीर खानदान में करवा दी। एक दिन बेटी के ससुराल गया तो गार्ड्स ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया और बोले, कमिश्नर साहब का हुक्म है कि आपको अंदर आने ना दिया जाए। मैं हैरान हुआ कि कौन कमिश्नर? तो अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, आपका दामाद। मैं जो ही पलटा तो आंखें फट पड़ी, क्योंकि वहां तो मैं हाजी अब्दुल्ला उस सर्द सुबह अपने मखसूस सोफे पर टेक लगाए बैठा था, जिसकी चमकीली चमड़ी मेरी माली हैसियत और समाजी रुतबे की अक्कासी करती है। मेरे सामने कीमती लकड़ी की मेज पर सलीके से रखी हुई ताज़ा चाय की प्याली से भाप उठ रही थी और मेरे हाथ में अखबार का वो सफ़ा था जिस पर मेरी कंपनी के नई फैक्ट्री के इफ्तिताह की खबर नुमाया थी। उस वक्त मेरी नज़र में सिर्फ दुनियावी फख्र और गुरूर था। मैंने गर्दन पीछे सोफे की पुश्त से टिकाई और सुकून से वो सुर्खियां पढ़ने लगा जिनमें मेरे कारोबारी उरूज को सराहा जा रहा था। उस लम्हे सहन के दरवाजे पर हलचल हुई। बाहर से चौकीदार हाँपता हुआ आया। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट और झिझक थी। उसने अदब से सलाम किया और बोला, हाजी साहब, बाहर एक नौजवान खड़ा है, नौकरी की तलाश में है, बहुत मिन्नत समाजत कर रहा है कि बस एक बार आपसे बात करवा दें। मैंने सरसरी से अंदाज में उसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे सोचा और फिर बेजारी से हाथ हिलाकर कहा, बुलाओ अंदर, देखता हूँ कौन है ये देहाती। चौकीदार झुक कर पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर में दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में ना आम देहातियों जैसी झिझक थी, ना आंखों में झुकी हुई आजिज़ी। वो बड़ी शान से अंदर आया, जैसे वो मेरी कोठी का मालिक हो, जैसे ये दालान, ये सोफे, ये फानूस सब उसके जाने पहचाने हो। उसका ये अंदाज मुझे चौंका गया। मैंने नापसंदीदगी से उसका सरापा देखा, पुराना धुंधला सा लिबास, जूते गर्द आलूद, हाथों पर मिट्टी के निशान, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक सवाल नहीं बल्कि एक बयान। उसने मेरे करीब आकर मुअद्दब लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, मेरा नाम आरिफ है, मैं गांव से आया हूँ। मेरी वालिदा बीमार है, घर की हालत अच्छी नहीं और मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपको किसी बंदे की तलाश है काम के लिए, अगर आप मौका दें तो मैं ईमानदारी से खिदमत करूंगा। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर पुरअसर। उसके लहजे में खुद तरसी नहीं थी, न ही गिड़गिड़ाहट, बल्कि एक खामोश एतमाद और सच्चाई थी जो मुझे ना पसंद आई। मुझे वो नौकर पसंद होते थे, आंखें नीचे रखकर बात करें। यह नौजवान तो जैसे मेरे बराबर खड़ा हो गया था। मैंने उसे एक सरसरी सी नज़र से देखा, जैसे कोई ताजिर पस्त मयार की चीज़ का मुआयना करे। उसके बोसीदा लिबास और गर्दालूद चेहरे ने मेरी नज़र में उसकी कीमत 2 कौड़ी की कर दी। मेरे नज़दीक ऐसे लोग सिर्फ मेहनत के लिए पैदा होते हैं और उनकी कोई ज़ाती राय या हैसियत नहीं होती। मगर हैरत की बात यह थी कि वो दूसरे नौकरों की तरह दबकर बात करने के बजाय सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। वो मुझे झुककर सलाम तो कर रहा था, लेकिन वो सलाम मजबूरी का नहीं बल्कि वक़ार का हामिल था। उसने एक लम्हे के लिए भी खुद को कमतर ज़ाहिर नहीं किया और जब उसने कहा कि वो ड्राइविंग जानता है और हर काम ईमानदारी से करेगा, तो उसके लहजे में एक ऐसी पुख्तगी थी जो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। उसकी ये गैर मुतवक्का बेबाकी, ये खुद एतमादी मुझे सख्त नागवार गुजरी। मैंने सोचा, ये कौन होता है यूं बात करने वाला? क्या ये नहीं जानता कि ये किसके सामने खड़ा है? मेरे दिल में एक इज़्तिराब सा पैदा हुआ, एक ऐसा एहसास जिसने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों में जो रोशनी थी वो मुझे किसी बगावत जैसी महसूस हुई। जैसे वो मुझसे इल्तिजा नहीं कर रहा था बल्कि मुझे बता रहा था कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है, बराबरी पर, इज्जत से। मैं चौंक गया। मैंने सख्त लहजे में पूछा, पहले कहाँ काम किया है? कोई सबूत है तेरे पास अपनी ईमानदारी का? उसने निहायत सादगी से कहा, सबूत मेरे हाथों की मेहनत है और दुआ मेरी माँ की। अगर आप चाहें तो मैं आजमाइश पर काम कर सकता हूँ। ये जुमला मेरे गुरूर को चुभ गया। मेरे दिल में फौरन एक दीवार खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि ये नौजवान हद से बढ़ रहा है, इसे फौरन इसकी जगह दिखानी होगी। और यहीं से मेरे अंदर एक इरादा जन्म लेने लगा। एक ऐसा इरादा जो बज़ाहिर महज रोजगार देने का था, लेकिन दर हकीकत एक जंग का आगाज था। एक अमीर का गुरूर और एक गरीब की खुददारी आमने सामने आ गई थी और ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त न करता कि एक गरीब देहाती, एक नौकर मेरे सामने सर न झुकाए। एक नौकर को अपने मालिक के सामने आंखें झुकाए रखनी चाहिए, ना कि इस तरह बराबरी का तासुर दे। मेरी बीवी का दिल हमेशा से नरम था। उसने फौरन उस पर तरस खा लिया और मेरे तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद उस गरीब को घर में रखने पर इसरार किया। मैंने बीवी की बात मान ली, मगर अपने दिल में ठान ली कि मैं इसे इसकी औकात याद दिलाता रहूंगा। मैंने उसे फौरन नई गाड़ी से दूर रखा और उसे घर के पीछे पुरानी गाड़ियों के कबाड़ में मरम्मत के काम पर लगा दिया।
ताकि उसकी हर सुबह मुशक्कत और पसीने में डूबी रहे। मेरी नज़रों में यह फैसला न सिर्फ एक एहतियाती तदबीर थी बल्कि एक सबक भी, जो मैंने जिंदगी भर सीखा था कि जब किसी निचली हैसियत के फर्द को थोड़ी सी आज़ादी मिलती है तो वो खुद को ऊंचाई पर समझने लगता है। मेरे लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी कि एक आम सा लड़का जो दरवाजे पर भीख मांगने के बराबर खड़ा था मेरे कीमती वक्त और आराम में खलल डाले। उसकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे लिए एक खामोश बगावत का ऐलान था। मेरे कानों में उसकी बातें नहीं बल्कि उसकी खुद एतमादी की गूंज सुनाई दी, जैसे वो कह रहा हो कि वो अपनी मेहनत से मकाम हासिल कर सकता है। और यही वो बात थी जो मेरे गुरूर को चुप गई। मुझे यकीन था कि अगर उसे फौरन उसकी जगह ना दिखाई गई तो कल को वो मेरे बराबर खड़ा होने का ख्वाब देखने लगेगा। मैंने उसके लिए ऐसी जगह चुनी जहां गर्मी, पसीना, शोर और तेल की बदबू हो, ताकि वो जान ले कि ये दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए रोशन है और बाकी लोगों के हिस्से में सिर्फ धुंधला साया, मुशक्कत और अंधेरे आते हैं। वो दिन मेरे लिए एक फैसला कुन लम्हा था। मैंने अपने महल के दरवाजे पर खड़े उस मामूली शख्स को अंदर आने दिया, लेकिन उस पर नजर रखने, काबू पाने और अपनी ताकत की हद दिखाने का पक्का इरादा कर लिया। जो हाल ही में अमेरिका से आला तालीम हासिल करके लौटी थी, उसने घर आते ही कई चीजें बदलना शुरू कर दी थी। वो अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती और जब भी गाड़ी में कोई खराबी होती तो बगैर किसी हिचकिचाहट के सीधा गैराज में जाकर आरिफ से बात कर लेती। एक दिन मैंने उसे गैराज में देखा। वो आरिफ के साथ गाड़ी का बोनट खोले खड़ी थी और दोनों किसी तकनीकी मसले पर बात कर रहे थे। आरिफ उसे गाड़ी के इंजन के पुर्जे दिखा रहा था और जीनत बड़ी दिलचस्पी से सवालात कर रही थी। जब मैं अचानक वहां पहुंचा तो वो चौंकी नहीं बल्कि बिल्कुल आम अंदाज में बोली, बाबा, आरिफ ने बताया है कि ये पुराना मॉडल अब काम नहीं करता, हमें नए मॉड्यूल्स लगवानी चाहिए। एक और दिन वो आरिफ को घर के पिछले बागीचे में ले गई, जहां उसने उसे मशवरा दिया कि अगर वो मुताला करना चाहे तो वो कुछ पुरानी अंग्रेजी किताबें उसे दे सकती है। मैंने ये सब सुना और फौरन नौकरों को बुलाकर आरिफ को गैराज के काम तक महदूद कर दिया और सख्ती से कहा कि कोई भी नौकर घर के अफराद से जाती बात नहीं करेगा। मैंने फौरन एक सख्त हुक्म जारी किया कि आरिफ घर का नौकर है और उसे किसी भी घरेलू फर्द, खास तौर पर जीनत से कोई बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। मेरे घर की इज्जत मेरे लिए सबसे अहम थी और मैं नहीं चाहता था कि किसी 2 टके के नौकर की वजह से मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाए। एक रात जब मैं सर्दी में अपने लॉन में टहल रहा था तो मैंने उसे बाहर सख्त ठंड में चटाई पर इबादत करते देखा। मेरी नजरों में ये सब हमदर्दी बटोरने और खुद को नेक जाहिर करने का दिखावा था। मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया था कि ये सीधे साधे लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा धोखेबाज निकलते हैं और मौका मिलते ही आपकी जड़ों को खोखला कर देते हैं। मैंने उस रात ही उसे छुटकारा पाने का हतमी फैसला कर लिया, इससे पहले कि वो मेरी बेटी पर अपना कोई गहरा असर डाले। जीनत की तरफ से भी तब्दीलियां नुमायां थी। एक दिन वो मेरी मीटिंग में चाय देने आई और जब सब लोग चले गए तो कहने लगी, बाबा, आरिफ ने मुझे कुछ अच्छी किताबें बताई हैं, क्या हम उन्हें मंगवा सकते हैं? मैं हैरान रह गया कि वो उस नौकर की बात इतने एतमाद से मुझसे कर रही थी। एक और दिन मेरी बीवी ने बताया कि जीनत ने आरिफ को अपना पुराना लैपटॉप दिया है ताकि वो शाम को अंग्रेजी सीखने वाली वीडियोस देख सके। मैंने लैपटॉप वापस मंगवा दिया और गुस्से में जीनत को खबरदार किया कि अगर वो दोबारा किसी नौकर से ऐसे रवाबत रखेगी तो सख्त सजा दी जाएगी। फिर एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, आरिफ गैराज से भागकर मेन दरवाजे के पास आया और जीनत ने छतरी लेकर बाहर जाकर उससे कहा कि तुम भीग रहे हो, ये ले लो। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने फौरन दोनों को अलग कर दिया और आरिफ को 1 हफ्ते के लिए काम से रोक दिया। जीनत, जो कभी मेरे इशारे पर अपनी सोच बदल लिया करती थी, अब सवाल करने लगी थी। उसकी आंखों में अब मेरी बातों पर अंधा यकीन नहीं रहा था। वो मुझे सुनती जरूर थी मगर उसकी खामोशी में वो पुरानी फर्माबरदारी न थी। उसने आरिफ से होने वाली बातचीत को कभी शर्मिंदगी के पर्दे में नहीं छुपाया, बल्कि एक अजीब किस्म की मासूम जरूरत से वो उसका तस्करा करती थी, जैसे उसे ये ताल्लुक छुपाना ही ना पड़े। मुझे ये अंदाज नाकाबिले बर्दाश्त लगता था। एक बेटी जो अपने बाप की इज्जत के दायरे से निकलकर एक मामूली नौकर के साथ मुकालमे में फख्र महसूस करे, ये मेरे खानदानी वकार के मुंह पर तमाचा था। आरिफ की मौजूदगी अब सिर्फ एक नौकर की हद तक महदूद न रही थी, वो जीनत की सोच का हिस्सा बन रहा था। उसके अल्फाज, उसका लबो लहजा, उसकी नरमी, सब कुछ जीनत के ख्यालात पर असरअंदाज हो रहे थे। मैंने देखा कि वो जिन किताबों का जिक्र करती है वो इन्हीं मौजूआत पर होती थी जिन पर आरिफ की गुफ्तगू हुआ करती थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी मेरी गिरफ्त से निकलती जा रही है, जैसे कोई हवा का झोंका मट्टी की मजबूत दीवार में दरार डाल रहा हो। इसीलिए जब मैंने उसे कुरान के साथ तन्हा सर्द रात में चटाई पर बैठे देखा तो मेरे दिल में रहम नहीं आया बल्कि खौफ आया। एक ऐसा खौफ जो सिर्फ बाप को नहीं, एक आमिर को महसूस होता है जब उसकी हुकूमत को खतरा लाहक हो। और वही लम्हा मेरे लिए फैसला कुन था। यह नौकर अब सिर्फ एक खतरा नहीं
बल्कि एक बगावत था, और मैंने तहैया कर लिया कि इसे फौरन खत्म करना होगा। अगले ही रोज मेरी वहम परस्ती और मेरी तमाम तर बदगुमानी हकीकत में बदल गई जब आरिफ ने खुद आकर मेरे सामने मेरे घर की इज्जत, मेरी बेटी जीनत का हाथ मांगा। यह सुनकर मेरी रगों में खून खौलने लगा। गुस्से की शिद्दत से मेरा सांस बंद होने लगा और मेरे कानों से जैसे धुआं निकलने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी गुस्ताखी का तस्वुर भी नहीं किया था। वो अपनी जगह पर इस्तकामत से खड़ा था। उसके लहजे में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक पुरअतमाद यकीन था। वो बोला कि वो उसे पसंद करता है और उसे खुश रखेगा और बहुत जल्द अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनकर मेरा दामाद बनने आएगा। मेरे नजदीक ये मेरी खानदानी इज्जत, मेरे रुतबे और मेरे इख्तियार पर सबसे बड़ा और नाकाबिले माफी हमला था जो एक नौकर कर सकता था। उसने अपनी औकात और हद को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था और मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर था। मैंने मेज पर पड़ा गुलदान उठाया और उसे तोड़कर कहा कि तुम्हारे जैसे गरीब के ख्वाब सिर्फ जिल्लत और गुर्बत ही लाते हैं और तुम हमेशा मेरे जूते के नीचे नौकर ही रहोगे। मेरा हाथ कांप रहा था, मगर वो कांपना कमजोरी का नहीं बल्कि ज़ब्ते गज़ब का था। मैंने अपनी उम्र में सैकड़ों नौकरों को देखा था, मगर कभी किसी ने आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। और आज मेरे सामने वो खड़ा था जैसे वो मेरे मुकाबिल हो, जैसे मेरे घर के दरवाजे पर मेरी इज्जत को चैलेंज कर रहा हो। उसके चेहरे पर न शर्मिंदगी थी न खौफ, बल्कि एक अज़म था जो मुझे अंदर से चीरने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उस एक लम्हे में मुझे लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, सब कुछ दाव पर लगा हो। वो सिर्फ एक शख्स नहीं था, वो मेरे गुरूर के खिलाफ ऐलान बगावत था। मैंने जब गुलदान तोड़ा तो उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। वो चीनी का गुलदान मेरी ताकत की अलामत था जो अब मेरे हाथ से टूट चुका था। मैंने उसे धक्का दिया और वो चंद कदम पीछे लड़खड़ा कर दरवाजे के करीब जा पहुंचा, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी, वही इत्मीनान। उसने न इल्तिजा की न सफाई दी, बस एक बार धीरे से कहा, ख्वाब देखना गुनाह नहीं होता। ये अल्फाज मेरे सीने में अंगारे बन गए। मैंने चीख कर कहा, तुम्हारे जैसे ख्वाब देखने वाले हमेशा जमीन पर गिरे रहते हैं। मगर अंदर कहीं मेरे लाशऊर में यह एहसास उभरने लगा कि शायद मैं उससे ज्यादा खौफजदा हूं जितना गुस्सा मैं दिखा रहा हूं। मैंने उसे जिल्लत के साथ धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया, मगर जीनत ये सब मंजर खामोशी से देख रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के बजाय एक शदीद दुख और मेरी मर्जी के खिलाफ बगावत थी। मैंने उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसी चमक देखी जो मेरे इख्तियार से बाहर थी। वो अब मेरी फरमाबरदार बेटी नहीं रही थी, वो एक औरत बन चुकी थी जो अपनी पसंद की बुनियाद पर सोच सकती थी। उस लम्हे मेरा दिल जैसे दहकने लगा। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि उस कमबख्त ने मेरी बेटी को भी अपने मीठे अल्फाज के जाल में फंसा लिया है और अब वो मेरे हुक्म से बाहर हो रही है। मैंने जीनत को बुलाया, वो आई, मगर उसके कदमों में अब वो लर्जिश नहीं थी जो पहले होती थी। मैंने चीख कर कहा, तुम जानती हो वो कौन है? वो एक नौकर है, उसकी हैसियत दो कौड़ी की नहीं है और तुम हाजी साहब की बेटी हो। मगर मेरी आवाज में जो गरज थी वो अब असर खो चुकी थी। वो खामोश खड़ी रही, जैसे मेरा हर लफ्ज उसके लिए पुराना हो चुका हो। मैंने उसके चेहरे पर वही खामोश बगावत देखी जो मुझे अंदर तक काट गई। मैंने उसे सख्त लहजे में धमकाया, अगर तुमने फौरन उसे बुलाया नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मगर उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानती हो कि मैं चाह कर भी उसे नहीं रोक सकता। मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मुझे लगा कि अब मेरी इज्जत का जनाजा निकालने से पहले इस आग को बुझाना जरूरी है। मैंने तहैया किया कि उस नौकर को इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा जो न सिर्फ उसे तोड़े बल्कि हर उस शख्स के लिए मिसाल बने जो किसी अमीर के सामने आंख उठाने की जरूरत करे। मैंने अपने दोस्तों से राब्ते किए, पुराने जानने वालों को फोन किए और शहर के उन चेहरों को याद किया जो मेरे एहसानों के बोझ तले दबे थे। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ एक लड़की की इस्लाह नहीं, ये मेरे वकार की हिफाजत है। मेरे जहन में अब सिर्फ एक मंसूबा गर्दिश कर रहा था, एक ऐसा मंसूबा जो न सिर्फ आरिफ को खत्म करे बल्कि उसकी याद को भी मिटा दे। मैंने अपने अमले से कहा कि वो आरिफ के बारे में हर छोटी बड़ी बात मालूम करे, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसको खत देता है, कहाँ रात गुजारता है। मैंने उसे इंसान के बजाय एक खतरा समझ लिया था, एक ऐसा बीज जो अगर उग गया तो मेरी नस्लों की अना के दरख्त को जड़ से उखाड़ देगा। उस रात में अपने कमरे में बैठा लंबे अरसे के बाद खुद से बात कर रहा था। मैंने आईने में देखा तो अपना चेहरा अजनबी लगा। गुस्से ने मेरे चेहरे की वो रौनक छीन ली थी जो मैं हमेशा अपने गुरूर के ताज की तरह पहनता था। मेरी नींदें हराम हो चुकी थी, मगर मुझे इस जागने पर भी फख्र था, क्योंकि मैं समझता था कि जो शख्स अपनी इज्जत के लिए जागता है वो कभी हारता नहीं। मगर मुझे ये अंदाजा न था कि मैं जिस इज्जत के लिए लड़ रहा था
वो दरअसल मेरी इंसानियत को खामोश कर रही थी और ये जंग में जीत कर भी हारने वाला था। मैंने फौरन एक जामे मंसूबा बनाया ताकि उस 2 कौड़ी के नौकर को ऐसा सबक सिखाऊं कि वो दोबारा किसी अमीर आदमी के घर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। मेरी बीवी के पास एक बहुत पुराना और कीमती खानदानी हार था जिसे मैंने बड़ी चालाकी से छुपा दिया और पूरे घर में एक शदीद चोरी का शोर मचा दिया। मेरी सोच बिल्कुल वाज़ेह थी। इस इल्जाम को आरिफ से बेहतर कौन संभाल सकता था, जो अभी अभी गुस्ताखी करके घर से निकाला गया था, और एक गरीब की हैसियत से उस पर हर कोई फौरन यकीन कर लेगा। मैंने बगैर किसी तहकीक और सबूत के और अपने तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फौरन पुलिस को फ़ोन किया और पूरे यकीन से बताया कि मेरे साबिका नौकर आरिफ ही ये चोरी करके भागा है। पुलिस मेरे दबाव में थी और उन्होंने आरिफ को एक करीबी वर्कशॉप से, जहां वो अपना काम कर रहा था, गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम को सच्चा साबित करने के लिए पुलिस ने उसकी जेब से उसकी कुछ मेहनत की कमाई की रकम बरामद की, जिसे मैंने फौरन चोरीशुदा माल का हिस्सा करार दे दिया। मैंने ये सब इतनी महारत और सुकून से किया कि खुद को किसी मुजरिम की तरह महसूस करने के बजाय मैं एक मुंसिफ, एक मुहाफिज और अपनी इज्जत का मुहाफिज समझने लगा। मुझे मालूम था कि आरिफ बेकसूर है, मगर उस वक्त मेरे दिल में ना रहम था, ना इंसाफ का एहसास, सिर्फ बदले की आग थी जो मेरी रगों में दौड़ रही थी। मैंने हालात को यूं मोड़ा कि हर जाविया मेरी मर्जी के ताबे हो गया। पुलिस के अफसर मेरे साथ पुरानी शनासाई रखते थे। वो जानते थे कि हाजी साहब की बात को कभी झुटलाया नहीं जाता। जब मैंने उनसे कहा यही लड़का है जिसने चोरी की है, तो उन्होंने बगैर सवाल किए मेरे कहने को कानून समझ लिया। मैंने आरिफ को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर सिर्फ उसे सजा नहीं दी, बल्कि अपने गुरूर को खुश किया। ये मेरे लिए एक खेल बन चुका था, ताकत का, इख्तियार का और अपनी आना की तस्कीन का। मैंने ये तक सोचा कि अदालत में अगर बात बढ़ी तो मेरे असर रसूख के चंद खुतूत, कुछ गवाहों के बयानात और पुलिस की रस्मी रिपोर्ट काफ़ी होगी कि उसे मुजरिम साबित कर दिया जाए। मुझे ये सब कुछ करते हुए न कोई शर्म आई, न कोई झिझक, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक सोच थी, मेरी इज्जत हर कीमत पर बचनी चाहिए, चाहे किसी बेगुनाह का मुस्तकबिल ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। और इस सोच ने मुझे एक जालिम बना दिया, जिसे अपनी सच्चाई पर यकीन नहीं बल्कि अपने झूठ की जीत पर फख्र था। जीनत मेरे खिलाफ गई और लाख कोशिश की कि वो आरिफ को बेकसूर साबित करे। वो पुलिस वालों के सामने रोई और चीखी कि वो रकम उसने आरिफ को दी थी ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सके। मगर मेरी अना के आगे मेरी बेटी की सच्चाई की कोई हैसियत नहीं थी। मैंने उसकी बात को सिर्फ एक झूठी मोहब्बत का इजहार समझा और उसे कमरे में बंद करवा दिया। मेरी अना उस वक्त ठंडी हुई जब मैंने खुद देखा कि उस नौकर पर हथकड़ियां लगी और वो मुजरिमों की तरह पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ने लगा। मुझे लगा कि मेरे रास्ते से अब हमेशा के लिए ये कांटा हट गया है और मेरी इज्जत महफूज हो गई है। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चोरी का वाकया बढ़ा चढ़ा कर सुनाया और ये यकीन दिलाया कि ये गरीब लोग हमेशा आपके घरों में डाके डालते हैं। मैंने अपनी कामयाबी पर फख्र किया क्योंकि मैंने एक तीर से 2 शिकार किए थे, इंतकाम भी लिया और जीनत को भी उस नौकर की नहूसत से आज़ाद करवा दिया। अब मेरी अगली चाल थी कि मैं जीनत की शादी किसी बड़े और ताकतवर खानदान में करके अपने मकाम को मजीद मजबूत करूं। जब मैंने जीनत को कमरे में कैद किया तो मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं बल्कि अपनी इज्जत के किसी बागी हिस्से को कैद किया था। बाहर से मुझे सब कुछ काबू में लग रहा था। पुलिस, अहले मोहल्ला, दोस्त, हत्ता कि मेरी बीवी भी खामोश हो गई थी, लेकिन अंदर कहीं एक ऐसी खामोशी घर कर गई थी जो शोर से भी ज्यादा तकलीफ दे थी। जीनत की चीखें, जो कभी मेरी बात पर मुस्कुराकर खत्म हो जाया करती थी, अब दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। मैंने सोचा था कि चंद दिनों में वो टूट जाएगी, अपने ख्वाब भूल जाएगी, मगर उसकी आंखों में जो जिद थी वो हर दिन मेरे गुरूर पर एक नया वार करती थी। वो खाती नहीं थी, बोलती नहीं थी, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब किस्म का ऐलान छुपा था, जैसे वो कह रही हो कि अब मैं तुम्हारी नहीं रही, अब मेरी सोच तुम्हारी कैद से आज़ाद है। मेरी अना इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि मैंने बाप होने का जौहर खो दिया था। मैंने अपने दिल को खुद समझाया कि ये सब वक्ती जिद है, चंद दिनों में वो भूल जाएगी, आखिर बेटी है, बाप की मर्जी ही उसका मुकद्दर है। मगर मैं खुद जानता था कि मैं अब सिर्फ एक जालिम नहीं बल्कि एक बुज़दिल बन चुका हूँ जो अपने गुरूर के हिसार में छुपा बैठा था। मैंने लोगों के सामने खुद को मजबूत जाहिर किया, महफिलों में बैठकर हंसा, दोस्तों को कहा कि ऐसे लोगों को इबरतनाक अंजाम देना ही चाहिए वरना नौकर मालिक के बराबर हो जाएंगे। सबने मेरी तायद की, मेरी पुश्त थपथपाई और मैंने अपने जख्म पर झूठा मरहम लगाया। मेरी बीवी का रवैया मुझे मुसलसल चुभ रहा था। वो एक खामोश साया बनकर रह गई थी जो हर वक्त मेरी कामयाबी के पस मंजर में मेरी नाकामी की याद दहानी करा रही थी। शादी की तारीख करीब थी
اور میرا دل ایک عجیب سی سرد مہری کا شکار تھا۔ ایک صبح جب میں اخبار پڑھ رہا تھا تو میری بیوی لرزتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا، وہی ڈبہ جس میں وہ خاندانی ہار رکھا جاتا تھا۔ اس نے نہ کوئی الزام لگایا نہ کوئی دلیل دی، بس وہ ڈبہ میز پر رکھ دیا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا ہار مل گیا ہے۔ وہ وہیں میز کے نیچے پڑا تھا جہاں آپ نے آخری بار اسے رکھا تھا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے ہزاروں وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ میرے سامنے میری ساری سازش، سارا فخر اور وہ گندا جھوٹ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ہار وہاں تھا، محفوظ، اور اس کا مطلب تھا کہ عارف، جسے میں نے جیل بھیجا، جس کی عزت اتاری، جس کے مستقبل کو تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ بے قصور تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں کوئی طنز نہیں تھا، صرف ایک گہرا دکھ تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا دکھ ہی سب سے بڑا سوال تھا۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ یہ وہی ہار تھا جس کی بنیاد پر میں نے ایک انسان کو مجرم بنا دیا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً یہ خوف آیا کہ اگر یہ بات باہر چلی گئی تو میری سماجی حیثیت کا کیا ہوگا۔ لوگ میرے نوکر سے کہیں زیادہ مجھے حقیر سمجھیں گے۔ مجھے اپنے کیے پر پشیمانی نہیں، صرف اپنی عزت کھونے کا خوف تھا۔ میں نے فوراً ہار کو اٹھایا اور اسے واپس اس کے محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ وہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس کا خاموش سر ہلانا میرے لیے خوفناک تھا، جیسے اس نے میرے ہر جرم پر خاموشی سے مہر لگا دی ہو۔ میری پہلی ترجیح تھی کہ عارف کو خاموشی سے رہا کروایا جائے۔ میں نے اپنے وکیل کو فون کیا، ایک بھاری رقم دی اور کسی کو بتائے بغیر عارف کی ضمانت کروا دی۔ شادی کی تیاریاں دوبارہ شروع ہوئیں اور میں نے اپنی ناکامی کو شان و شوکت سے چھپانے کی کوشش کی۔ شہر کے سب سے بڑے تاجر رئیس افتخار کے خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا، جو دولت، رتبے اور شان و شوکت میں ہم سے کئی گنا آگے اور میری سماجی حیثیت کو مزید چمکانے والے تھے۔ میں نے سوچا یہی میری اصل جیت ہوگی۔ زینت اب کسی خوابوں کے فقیر کو نہیں بلکہ سونے کے محل میں جائے گی۔ مجھے یہ احساس تک نہ رہا کہ میں بیٹی کے دل کو جیتنے کے بجائے اسے ایک سودا بنا رہا ہوں۔ میں نے شادی کی تیاریوں میں ایسی شان و شوکت دکھانے کا فیصلہ کیا جو پورے شہر میں چرچا بنے۔ میں نے بڑے بڑے بینرز لگوائے، کھانے کے آرڈر بہترین ہوٹل سے دیے اور دعوت نامے اس خاص کاغذ پر چھپوائے جو صرف خاص طبقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال گونجتا رہا، دیکھو حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کہاں کی ہے۔ یہ سب میں اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنی شکست کو چھپانے کے لیے کر رہا تھا، مگر خود کو دھوکہ دینے میں ماہر تھا۔ شادی کی بات جب زینت کے کانوں تک پہنچی تو وہ خاموش رہی۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو مگر کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوشی تھی نہ احتجاج، بس ایک ایسی گہری خالی آنکھیں جن میں خواب دفن کیے جا چکے ہوں۔ میں نے خود سے کہا یہی تو میں چاہتا تھا۔ میری بیٹی نے آخرکار حقیقت قبول کر لی تھی۔ مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ قبولیت دراصل شکست کی نہیں، صبر کی خاموش علامت تھی، اور میں اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دولت سب زخم بھر دیتی ہے۔ جب میری بیٹی زینت کی شادی ہوئی، میرے لیے زندگی کا سب سے فخر کا دن تھا۔ میں نے ساری عمر محنت کی تھی، پیسہ کمایا، نام بنایا، اور اب چاہتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی بھی ایسی ہو کہ پورا شہر بات کرے۔ میں نے شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ گھر کے صحن سے لے کر لان تک قمقمے، بینڈ، مہمانوں کے لیے قالین بچھے تھے اور باورچی خانے سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ محلے کا ہر شخص کہہ رہا تھا حاجی صاحب نے تو بادشاہوں جیسی شادی کی ہے۔ رئیس افتخار کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا، وہی رئیس افتخار جس کے پاس دولت بھی تھی اور رتبہ بھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، دل میں خود کو کامیاب باپ سمجھا۔ نکاح کے دن جب دلہا صحرے میں ملبوس آیا تو میں نے فخر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ جوان بہت خاموش مگر پر اعتماد تھا۔ قاضی صاحب نے مہر کی رقم پوچھی تو وہ بولا، میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے جو میں نے سچائی اور محنت سے کمائی ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سا لگا مگر میں نے توجہ نہ دی۔ محفل میں روشنیوں کا طوفان، کہے مبارک باتیں اور میری بیٹی کی جھکی ہوئی نظریں۔ میں نے سوچا بس اب میں جیت گیا ہوں۔ یہ میری عزت، میری انا اور میری کامیابی کا جشن تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ جشن دراصل میری شکست کا آغاز تھا۔ صبح سے ہی ہر طرف تیاری کا شور تھا۔ میں نے خود صحن کا جائزہ لیا، قالین کی لکیریں، بینڈ کے ساز، مہمانوں کے انتظار کی نشستیں، ہر چیز میری نظروں میں ایک نمائش تھی، میری کامیابی کا اظہار۔ باورچی محلے کے مشہور شیف کو بلا کر خاص مینیو ترتیب دیا گیا تھا، مرغ بریانی، مخصوص گلاب جامن، آخر میں دسترخوان پر فالودہ۔ میرے ذہن نے سوچا تھا کہ جب محفل شروع ہوگی میرے دوست میرے دونوں طرف بیٹھیں گے، بنے بنائے گفتگو کریں گے اور میری بیٹی میرے قرب میں ہوگی۔ اس کی مسکان میرے فخر کی علامت بن جائے گی۔ ضرورت سے زیادہ مہمانوں کو مدعو کیا گیا
माजी के तमाम ताल्लुकात को याद किया गया, दोस्तों को दोबारा बुलाया गया। वो दिन देखोगे कि तमहीद की गई और मैंने खुद को तसव्वुर किया कि जब मेरे बाइज्जत मेहमान तालियां बजाकर मेरा नाम पुकारेंगे, मैं सर उठाकर मुस्कुराऊंगा और मुझे मालूम होगा कि मैंने कामयाबी को वो मकाम हासिल कर रखा है जिसकी तरफ जिंदगी भर दौड़ लगाई थी। शाम की रोशनी ने लाउंज को एक सुनहरी चमक दी। कुमकुमे छतों से लटक रहे थे, उनकी रोशनी जीनत के सजे बालों की चमक में शामिल हो रही थी। मेहमान एक एक करके पहुंच रहे थे, उनके लिबास, उनके होंठों पर मुस्कान, उनकी नज़र में मेरे घर के वकार की तारीफ नुमायां थी। बाज बुजुर्ग मुबारकबाद दे रहे थे, बाज नौजवान तोहफे देकर नम आंखों से मुझे देख रहे थे। मैंने गौर किया कि लोग मेरी तरफ देखते वक्त हल्के से झिक देते हैं, जैसे मेरी कामयाबी का हिस्सा वो खुद भी बन रहे हों। दूल्हे का दाखिला हुआ, वो सहरे में मलबूस, हाथ में फूलों का हार लिए। उसने अपने चंद कदम तशरीफ से लिए। मैंने उसका सर थाम कर कहा, खुश आमदीद, खुशकिस्मत खानदान को खुश आइंद हो। उसने खामोशी से सर हिलाया। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया और बाद में सवाल हुआ, काबिल कबूल है कि दुल्हा महर की रकम दे? दुल्हे ने जवाब दिया, है, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। इस जुमले ने मेरे अंदर एक हलचल मचा दी। मुझे समझ न आया कि वो क्या कह रहा है, मगर फौरन मैंने उसको अपनी कामयाबी समझा। मैंने सोचा कि ये जवान दलेर है, ठोस है और मेरा फैसला दुरुस्त था। मेहंदी की तकरीब हुई, अजीज व अकारिब डांस करने लगे, बच्चे हाथों में रोशनी लिए चल रहे थे और मेरी बेटी जीनत झुकी हुई आंखों के साथ मेरे करीब आई और कहा, बाबा शुक्रिया, ये मेरा ख्वाब है। मैंने उसे गले से लगा लिया और दिल में सोचा, बस अब मैंने सब ठीक किया है। मैंने मेहमानों को सल्यूट किया, तस्वीर करवाई, तहाइफ तकसीम किए और घर का हर कोना जश्न की पनाह बन गया। लेकिन शाम अगली थी और उस रात जब महफिल खत्म हुई, मैंने बावर्ची से पूछा कि बाकी मिठाइयाँ किनको दी जाएंगी। उसने बताया कि चंद ट्रे बचे रह गए हैं जिन्हें हम गरीब मोहल्ले में ले जाएंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये भी हमारा हिस्सा है। मगर अंदर मेरा दिल बुखार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बीमारी है जो मुझे हो रही है। रात के आखिरी मेहमान रुखसत हुए, कुमकुमे बायां किए गए, सहन की रोशनी मांद पड़ गई। मैं सोफे पर बैठा था, रोजनामा हाथ में, मगर उसके अल्फाज अब वही नहीं रहे थे जो सुबह मुझे फख्र महसूस करवाते थे। मैंने अपने हाथ से अखबार पलटा और सोचा, क्या मैं वाकई जीत गया हूँ? और उसी लम्हे मेरे दिल ने चुपके से सरगोशी की, शायद ये मेरी फतह नहीं, मेरी आजमाइश है। मगर मैंने खुद को कहा, ना ही अब सोचूंगा, कल का दिन देखूंगा और कामयाबी का मजा लूंगा। सोया ना था, मगर आंखें बंद की। ख्यालात का तूफान मेरे दिमाग में था, मेहमानों की तारीफें, दूल्हे की खामोशी, बेटी की मुस्कान और मेरे अंदर वो अजीब सा खलल। मगर मैंने उसे अहमियत न दी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने सब ठीक किया है, सब कुछ संभाला है। मैंने अपने आप को कहा, सुबह होगी तो दुनिया मुझे सलाम करेगी। शादी के चंद हफ्ते बाद मैंने सोचा, चलो आज अपनी बेटी के घर जाकर देखूं कि वो कैसी है। मैंने सुबह सवेरे अपनी नई गाड़ी बाहर निकलवाई, अपना सबसे महंगा सूट पहना और शहर के पोश इलाके की तरफ रवाना हुआ। उस दिन मेरे अंदर एक ऐसा फख्र था जो तकरीबन बरसों से मेरे दिल में बसा हुआ था। मेरी बेटी अब बड़े घर में है। मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं उस अजीम और शानदार कोठी के सामने पहुंचूंगा, लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरी कामयाबी की खिड़की खुल जाएगी और मेरी इज्जत पूरी तरह से रोशन हो जाएगी। रास्ते में खुद को आईने में देखा। मैंने अपनी लफाजी तैयार की थी, दोस्तों को बताऊंगा कि मेरी बेटी कामयाब घर में है, मोहल्ले वालों को नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह मेरी मेहनत रंग लाई। गाड़ी की शीशे से बाहर देखा, अशराफिया और नवाब नुमा अफराद अपनी मराहत में घूम रहे थे और मैं खुद को उनके बराबर खड़ा समझ रहा था, बिल्कुल उस शानदार महफिल का हिस्सा। घर के सामने पहुंचा तो दरवाज़ा इतना बड़ा था कि उसके सामने गाड़ी रुकने पर भी मोहरा सा महसूस हो रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां 2 गार्ड्स वर्दी में खड़े थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़का। मैंने बावकार आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी साहब हूँ, जीनत का वालिद। गार्ड ने मुअद्दबाना मगर सख्त लहजे में जवाब दिया, माफ कीजिएगा हाजी साहब, मगर आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, कमिश्नर साहब का सख्त हुक्म है। मैंने जमकर कहा, कमिश्नर? कौन कमिश्नर? यहाँ तो मेरी बेटी रहती है, यहाँ तो मेरी बेटी रहती है। वो दोनों गार्ड ऐसे ठहरे जैसे उन्हें पहले से मेरी आमद की उम्मीद थी। एक बोला, जी यही कमिश्नर साहब का घर है और इंकिशाफ ये है कि आपका इंतजार नहीं किया गया है। मेरे अंदर एक भारी सी लहर उठी। मैंने फिर कहा, मेरे साथ गलती हो रही है, मुझे अंदर जाना है, अपनी बेटी की खैरियत जाननी है।
एक गार्ड ने सुकून से सर हिलाया और कहा, कल शिफ्ट का वक्त है, आज कम्युनिकेशन बंद है और हुक्म जारी है कि कोई भी अंदर ना आ जाए। मैंने फोन कॉल निकालकर जीनत को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैंने घड़ी देखी, तकरीबन शाम का वक्त था, मगर नूर इतना बदल गया था कि मेरे दिल पर साया पड़ गया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, फोन करने की जरूरत नहीं हाजी साहब, मैं खुद आ गया हूँ। वो आवाज मेरे आसाब को झंझोड़ गई। मैं पलटा और वो मंजर मेरी आंखों के सामने जम गया। सामने वही चेहरा था जो मैंने नौकर के रूप में देखा था, मगर अब वो नौकर ना रहा था। वो सरकारी वर्दी में मलबूस, कंधों पर सितारे सजाए एक बावकार अफसर की तरह खड़ा था। उसके पीछे 2 मजीद गार्ड थे, खामोश मगर मुस्ताद। उसने मेरे सामने कदम रखा, मेरी तरफ रहनुमा जैसा नजर आ रहा था। मेरे लबों पर अल्फाज रुक गए, मेरे कदम जैसे जम गए। मैंने निगाह उसकी वर्दी से उसके चेहरे की तरफ खींची। मैं आगे बढ़ा, गुस्से में चीखा, 2 कौड़ी के नौकर, तेरी ये जुर्रत कि तू मेरा दामाद बने। अल्फाज मेरे मुंह से फट पड़े थे, जैसे तूफान निकल आया हो। मेरी गर्दन की रगें फड़क रही थी, हाथ जोड़ों से ढलक रहे थे, और मेरी आंखों ने उस नौजवान को देखा जो मेरे सामने खड़ा था, बल्कि खड़ा नहीं था, अपनी पूरी शान के साथ मुड़ा हुआ था, मुझे देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेरी बेटी जीनत दौड़ी आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। रुकिए बाबा, ये वो नौकर नहीं है जिसे आप समझते थे, यही मेरे शौहर हैं। ये कमिश्नर अरहम खान है जिनसे मेरा निकाह हुआ था, वो बोली, और अल्फाज मेरे लिए जैसे बम साबित हुए। मेरी रूह लरस गई, मेरा जिस्म जमूद में आ गया था, मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, वो मुतमईन, पुरएतमाद और आंसुओं के बावजूद मजबूत खड़ी थी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, यकीन था। उसकी मुस्कान में जिद थी, और मेरे सामने वो अपनी नई जिंदगी की खुशी के साथ खड़ी थी। अरहम खान ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, अंकल, मैंने जीनत से मोहब्बत उस दिन की जब मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में खाते देखा था। उस वक्त मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे ओहदे या दौलत से नहीं, मेरी सच्चाई से मोहब्बत करे। उसने अपनी बात जारी रखी, और मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर की दीवारें टूट रही हैं। मैंने अपनी शनाख्त छुपाकर आपके घर नौकरी की, ताकि देख सकूं कि आपकी बेटी मुझे इंसान समझती है या नौकर। जब आपने मुझे जेल भेज दिया तब भी मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। पुलिस वाले जो आपके हुक्म पर मुझे ले गए थे, सब मेरे मातहत थे, वो सब मेरी मंसूबाबंदी का हिस्सा था। मैं हक्का बक्का सुन रहा था, सांस ठहर गया था, मेरी जबान रुक गई थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने जब जेल से निकलकर जीनत को सब सच बताया तो उसने कहा कि वो मेरे साथ किसी भी हालत में खड़ी रहेगी। निकाह के दिन जो रिश्ता आपके घर आया था वो मेरे चचा का था, चेहरा किसी और का, नाम मेरा, और जब निकाह हुआ तो चेहरे के पीछे मैं खुद था। मेरे दिमाग में जैसे 1000 तेज आंधियां दौड़ गई। मैं बैठने ही वाला था कि जीनत ने मेरा हाथ पकड़ा। बाबा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने सिर्फ सच चुना था। उसकी आवाज में कोई नदामत नहीं थी, बल्कि एक पुख्ता आज़म था। मेरे अंदर वो आवाज गूंजी जो सुना नहीं जा रहा था, कुछ गलत है और मैं उसका हिस्सा हूं। अरहम ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन करीब नहीं आया। उसने खुददारी से कहा, साहब, आपने मुझे नौकर समझा और मुझे उस तबके का आदमी समझा जो आपने ठहराया था, मगर मैंने खुद को ठहरा कर दिखाया कि इंसानियत रुतबे या लिबास से नहीं होती, बल्कि किरदार से। और आज मैं यहां इसलिए खड़ा हूं कि आप खुद देखें सच्चाई को बावकार किस तरह जड़ पकड़ती है। उसकी बात मेरे अंदर की गलियों में बाज़गश्त पैदा कर गई। मैंने जीनत की तरफ देखा, वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों ने सवाल किया था, बाबा, क्या आपने इंसान देखा या सिर्फ तबका? खुशबू से लबरेज उस बड़े हॉल में रोशनियों की चमक में मेरे दिल की रोशनी गुल कर रही थी। मेरे लबों से बेख्तियार निकला, तू अमीर खानदान का नहीं था? अरहम ने नरमी से कहा। मैंने अमीर खानदान से नहीं, एक अमीर रिश्ते से इनकार किया था, और वो रिश्ता सिर्फ दौलत और रुतबे का नाम था। मैंने चाहा कि मेरा रिश्ता इंसान से हो, और यही मैंने किया। वो ठहरा हुआ था, वकार के साथ, तवक्को के साथ, और मेरे सामने वो मिसाल बन चुका था जिसे मैंने आज तक ठुकराया था। मैंने जोर से कहा, और वो जो दामाद मुझे बताया गया था? जीनत बोली, वो सिर्फ आपकी पसंद का हिस्सा था बाबा, लेकिन मेरी पसंद मुख्तलिफ थी, और उसे आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं किया गया। हमें वो कदम उठाना था जो आपने कभी समझा ना था। मैं खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था, और अंदर मेरा गुरूर बुरी तरह लरज रहा था। अरहम ने आगे कहा, मैंने उस घर और उस रिश्ते को उस वक्त ठहरा लिया जब मैंने फैसला किया कि इससे ख्वाहिशें नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, और अब मैं जिम्मेदारी कबूल कर चुका हूं। वो आवाज मेरे कानों में गूंज गई,
जैसे किसी ने मेरे अंदर की दीवार की तह में हथौड़ा मारा हो, और फिर मेरे अंदर वो सवाल उठा जो मैंने कभी पूछा ना था। मैंने गलत किया। मैंने देखा कि मेरी दुनिया का ढांचा, वो तमाम कीमती ठेके, वो सब शुकूक, वो सब फर्श पर बिखरे हैं। मैं बोला, अपनी आंखों में आंसू मगर अल्फाज कमजोर थे। जीनत, मैंने तुम्हारे लिए सब ठीक किया था। ये क्या है? उसने मुझे मुस्कुराकर देखा और कहा, बाबा, ठीक करना और ठीक होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैंने ठीक होना पसंद किया है। मेरी खामोशी और उसकी बात ने मेरे अंदर तूफान बर्पा कर दिया। वो वादा जो मैंने अपने लिए किया था, अपनी बेटी को बेहतरीन घर देने का, आज उसने रंग बदल दिया था। मेरी कामयाबी का मजहर मेरी आंखों के सामने खंडर बन गया था। उस दिन मैं गुस्से में घर वापस आया। मैंने किसी से बात नहीं की। कई दिन तक खाना हलक से नहीं उतरा। मेरी रूह अंदर से चुपचाप रज रही थी और मेरे लबों पर सिर्फ खामोशी थी। मैंने खुद से कहा, यह बेटी नहीं, मेरी शिकस्त है। मगर हर रात जब आंखें बंद करता, जीनत का चेहरा और अरहम की नरम मुस्कुराहट सामने आ जाती। उनकी मुस्कान में वो अज़म झलकता था जो मेरा गुरूर कभी कबूल न करता था। मैंने सोचा कि किस तरह मैंने अपनी इज्जत की इमारत बनाई थी, मगर अब वो इमारत मेरे अंदर से टूटती हुई नजर आ रही थी। कुछ महीनों के बाद मैंने हिम्मत जमा की और दोबारा उनके घर गया। खुद को तसल्ली दी कि शायद अभी वक्त है ठीक होने का। गार्ड ने दरवाजा खोला। मैं अंदर आया और वो लम्हा मेरे लिए एक इम्तहान की तरह था। अंदर कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि ये जगह अब मेरी नहीं थी। घड़ी की आवाजें, हॉल की रोशनी, मेहमानों की हंसी, सब कुछ मेरी कामयाबी का हिस्सा था, मगर मैं उस मंजर का मेहमान बनकर आ रहा था। जीनत ने आकर मेरा हाथ चूमा। वही बेटी जिसे मैंने कभी सिर्फ मेरी मर्जी का हिस्सा समझा था। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें सवाल था। बाबा, आप नाराज हैं? मैं खामोश खड़ा रहा। जबान पर जवाब था, मगर अल्फाज मेरे लबों तक न पहुंच सके। उसकी फरमाइश में कोई इल्जाम नहीं था, सिर्फ तशवीश थी, और वो तशवीश मेरे लिए गिरां साबित हुई। फिर अरहम आगे बढ़ा, मेरे सामने झुककर बोला, अंकल, मैं अब भी वही नौकर हूं जो आपके घर काम करता था। फर्क सिर्फ यह है कि अब मैं इज्जत के साथ जीता हूं। ये अल्फाज मेरे कानों में गोया घंटी बनकर गूंजने लगे। उसने मजीद कहा, मैंने कभी आपको कम ना समझा, मगर आपने मुझे कम समझा। आज वो वक्त है कि मैं आपको बताऊं कि इज्जत लेने की चीज नहीं, दी जाने वाली चीज है। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर पहली बार उससे हाथ मिलाया। हाथ मिलाने में मेरे लिए कमजोर होने का एहसास था, मगर उसमें एक नया आज़म भी था, कबूलियत का आज़म। बेटा, मैंने आहिस्ता लहजे में कहा, मैंने दौलत में इज्जत तलाश की, मगर तुमने मेहनत में, तुम जीत गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जीनत के सर पर हाथ रखा और दिल से कहा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मैं आज सचमुच इज्जतदार बन गया हूं। वो अल्फाज मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए नहीं, बल्कि सच कबूल करने के लिए कहे थे। रफ्ता रफ्ता मैंने अपनी जिंदगी में तब्दीलियां शुरू की। मैंने अपने दफ्तर की तज़ीन नो के बजाय अंदरूनी मुताला शुरू किया। किताबें पढ़ी, खुद से सवाल किए और अपनी अना की बुनियाद को परखा। मैंने अरहम और जीनत के साथ बैठकर बातें की, उनकी कहानियां सुनी और अपने बचपन की यादें दिल से निकाली। हर शाम जब मैं अपने सोफे पर बैठता, साथ एक जर्नल रख लेता और लिखता कि आज मैंने क्या सीखा, किसको माफ किया और किससे मिलने की हिम्मत की। मैंने मोहल्ले में वापस जाना शुरू किया, मगर इस बार शिकवा लेकर नहीं, बल्कि माफी लेकर। लोगों ने पूछा, हाजी साहब, ये सब क्या चल रहा है? मैंने बताया कि मैंने इंसानियत की तारीफ बदल दी है और मेरा रुतबा अब सिर्फ उन्वान नहीं, किरदार है। ये सुनकर कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने हैरत भरी निगाहें की, मगर मैं उससे मुतासिर न हुआ, क्योंकि मेरी अंदरूनी आवाज ने मुझे बताया था कि तब्दीली का सफर अंदर से शुरू होता है। एक दिन मैंने अरहम को कहा, आओ मेरे दफ्तर आओ, हम मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें हम नौजवान मेहनत कशों को महारत सिखाएंगे और इज्जत से जीने का रास्ता बताएंगे। उसने खुलकर हंसकर कहा, अंकल, ये आपका ख्याल तो नहीं था? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरा है, मगर तुमने मुझे ये सबक दिया कि इज्जत बांटने से बढ़ती है, छुपाने से कम नहीं होती। शाम के वक्त जब मैं उस नई तरबियत का जायजा लेता तो मुझे वो एहसास होता कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए बाब की शुरुआत है, और उस बाब में जीनत और अरहम मेरे साथी थे, ना कि मेरे मातहत। मैंने अपनी अना की जंजीर तोड़ दी थी और उसकी जगह मोहब्बत और इज्जत ने ले ली थी। वो इज्जतदार जो मैं बनना चाहता था, अब वही बच्चा बन गया था जिसने अपना गुरूर जमीन पर उतारा और इंसान को हाथ में उठाया। मेरे अंदर नदामत रही, मगर शर्मिंदगी नहीं रही, क्योंकि मैंने अपनी गलती कबूल की थी। मैंने कबूलियत की खुशबू सूंघी
और अपनी जिंदगी में बेशुमार सुबहें ऐसी आईं जिनमें मैंने सच बोलने, सच सुनने और सच जीने की कोशिश की। अब जब भी मैं अखबार देखता हूँ या महफिल में जाता हूँ, वो सोफा, वो चमकीली लाउंज, वो बैंड, वो कालीन, वो सब याद दिलाते हैं कि हकीकी शान वो नहीं जो दिखाई जाए, बल्कि वो है जो महसूस की जाए। और इस तरह मैंने पाया कि हकीकी इज्जत अपनी जात से होती है, दूसरे से नहीं होती। मेरी बेटी ने मुझे सिखाया और हमने मुझे दिखाया, और मैंने अपनी जिंदगी से एक बड़ा सबक सीखा। इज्जत का दारोमदार रुतबे पर नहीं, इंसानियत पर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।